हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे लाइव Q&A सेशन में। आज के सेशन में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जैसे ब्लोटिंग और एसिडिटी के क्या कारण है, कैसे ठीक कर सकते हैं, पाइल्स या कॉन्स्टिपेशन के पीछे क्या कारण है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Okay, so we have our first question from Ritu Jain. Is it necessary to leave rice for weight loss? बिल्कुल भी नहीं। राइस खाते हुए वेट लॉस करना है, रोटी खाते हुए वेट लॉस करना है। राइस से कभी भी वेट नहीं बढ़ता है, वेट बढ़ता है कैलोरीज से। ठीक है, कैलोरीज का मतलब कि आपकी टोटल रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, कैलोरीज यूनिट है किस चीज़ का? एनर्जी का। कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। तो जिस तरह से आप किसी सब्जी वाले के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे भैया भिंडी दे दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन सब्जी वाला क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कितना चाहिए। अब आप बोलेंगे कितना, ये क्या होता है? हमें बस भिंडी चाहिए। ठीक है, तो कितना हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है। अगर आप बिजली का बिल देते हैं तो एक मेजरमेंट है, इतने यूनिट बिल आया। इसी तरह खाने से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी को हम कैलोरी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैलोरीज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के बारे में भी होता है। ठीक है, आपकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? तो टोटल रिक्वायरमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आपका मेटाबॉलिक रेट, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी जो आप दिन भर में करते हैं, तीसरा एक्सरसाइज। इन तीनों को जोड़ के जो भी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी आती है, उससे अगर ऊपर खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। अब वो राइस से आप खा रहे हैं, आप दिन भर में जंक खा रहे हैं, या आप दिन भर में केवल प्रोटीन और फैट ही खा रहे हैं। जैसे कीटो डाइट में मोस्टली पीपल ईट ओनली प्रोटीन एंड फैट, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोनेंट होता ही नहीं है। ठीक है, बट उसके बावजूद लोग वेट गेन करते हैं, क्योंकि प्रोटीन और फैट से इतना कैलोरी ले लेते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर क्रॉस कर जाता है। ठीक है, सो वेट गेन एंड वेट लॉस इज नॉट अबाउट राइस, ईटिंग राइस और लीविंग राइस। ठीक है, वेट गेन और लॉस इज ऑल अबाउट कैलोरीज। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे तो वेट लॉस होगा, और रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा। चाहे वो कुछ भी खाएं, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशा जी का क्वेश्चन है, कैन वी रिड्यूस वेट विदाउट एक्सरसाइज? एब्सोल्युटली 100%। आपको वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं यही कहता हूं कि एक्सरसाइज को वेट लॉस के लिए मत करिए। ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज का क्या रोल है? अगर आपको जो वेट लॉस है उस वेट में क्या क्या चीज़ें आप लॉस कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। जैसे जब हम वेट की बात करते हैं, सपोज कर लेते हैं आपका वेट 100 kgs का है, ये पूरा का पूरा 100 kgs फैट नहीं है, इसमें मसल का वेट है, बोन्स का वेट है, वाटर वेट है और फैट वेट है। तो मसल, बोन और वाटर को हम बोलते हैं लीन बॉडी मास प्लस फैट मास। अब आप केवल कैलोरी डेफिसिट डाइट, यानी कि केवल डाइट के बेसिस पे वेट लॉस करेंगे तो वेट कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट मतलब वेट लॉस एकदम होना ही होना है। लेकिन उसमें अगर 10 किलो का वेट लॉस आपका हुआ है, उसमें 5 से 6 किलो आपका फैट चला गया और 4 किलो लीन बॉडी मास चला गया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, क्योंकि लीन बॉडी मास बॉडी के लिए एसेट है। आप 70 साल की उम्र में 40 साल जैसी एक्टिविटी करना चाहते हैं कि आप आराम से सीढ़ी चढ़ लें, ज़मीन से आराम से उठ जाएं, आपको किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े, तो आपका लीन बॉडी मास स्ट्रांग होना चाहिए। उस लीन बॉडी मास को स्ट्रांग रखने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं। आप एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए नहीं करते। ठीक है, तो अगर वेट लॉस करना है तो भी एक्सरसाइज करना है, वेट गेन करना है तो भी एक्सरसाइज करना है, वेट मेंटेन करना है तो भी एक्सरसाइज करना है। अगर आप लड़की हैं तो भी एक्सरसाइज करना है, लड़के हैं तो भी एक्सरसाइज करना है, बूढ़े हैं तो भी एक्सरसाइज करना है, जवान है तो भी एक्सरसाइज करना है। ठीक है, आप किसी एज ब्रैकेट में हो, आपको कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि वो आपके लीन बॉडी मास को इंटैक्ट रखेगा। ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं। हर कैंसर पेशेंट को डॉक्टर बोलता है जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। क्यों? क्योंकि लीन बॉडी मास खत्म हो जाएगा, उसको बचाने का काम एक्सरसाइज करता है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब है, कैन वी रिड्यूस वेट विदाउट एक्सरसाइज? एब्सोल्युटली। बट उस वेट में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी चली जाएंगी जो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। कैन वी यूज इंजेक्शंस फॉर वेट लॉस? यू कैन यूज इंजेक्शंस फॉर वेट लॉस, बट उसके पीछे का क्या साइंस है ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी रिक्वायरमेंट से कम कैलोरी आपकी बॉडी में जा रही हो।
इसको समझना जरूरी है। अगर आप ये बेसिक समझ गए तो आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि इंजेक्शन से वेट लॉस करें या नॉर्मल जो ऑर्गेनिक तरीका है वेट लॉस करने का वो यूज किया जाए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम वेट लॉस की बात करेंगे तो कैलोरी डेफिसिट की बात होगी, आपको आपकी ज़रूरत से कम खाना। अब सपोज कर लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है और आप 2500 कैलोरी खा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, 2500 कैलोरी खा रहे हैं, 500 कैलोरी सरप्लस में है और आपने इंजेक्शन लिया। अब इंजेक्शन अगर ले रहे हैं इसका मतलब कि कुछ कैलोरीज जो हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, वो बॉडी से बाहर चली जा रही हैं, तभी तो आपका वेट गेन नहीं बल्कि लॉस हो रहा है। सिंपल सा फंडा समझिए आप कि 2500 कैलोरी खाए लेकिन इंपैक्ट हो रहा है 1500 कैलोरी का, यानी कि 1000 कैलोरी गया कहाँ वो इंजेक्शन लगाने से, बॉडी में तो स्टोर हो नहीं रहा है और ना ही वो बर्न हो रहा है, क्योंकि बर्न होने के लिए कैलोरीज को मसल सेल्स के अंदर जाना होता है बर्न होने के लिए। एटीपीसीपी सिस्टम होता है, वो अलग है, वो आपको अभी समझाने बैठेंगे तो 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो वो बर्न भी नहीं हो रहा और बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, इसका मतलब बॉडी से बाहर जा रहा है। तो हम जो 1000 कैलोरी बॉडी में जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बाहर जा रहा है, तो सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उस 1000 कैलोरी में न्यूट्रिशन भी तो है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, क्या क्या उससे बाहर जा रहे हैं आपको मालूम नहीं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इंजेक्शन लेके वेट लॉस करने का वो ये है कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, वेट लॉस होगा उसके साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। दूसरा, आपका मसल लॉस होगा, ठीक है, आपका लीन बॉडी मास लॉस होगा, जो इससे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो कैलोरी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो क्या नहीं हो रही आपको नहीं मालूम। आप बॉडी में जब कैलोरी जा रही है और इंजेक्शन लेने के बाद ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि प्रोटीन बॉडी में स्टे कर जाए और कार्बोहाइड्रेट बॉडी से बाहर चल जाए, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। सो यू विल लूज योर लीन बॉडी मास। तीसरा, अभी WHO का एक नया रिसर्च आया है जून में ही, जून 2025, NAOAN, नेऑन करके एक साइड इफेक्ट है बहुत बड़ा, जो लोग ओजेम्पिक या मोंजारो ले रहे हैं वेट लॉस के लिए उनको हो रहा है। और इसमें होता क्या है, नॉन आर्थरिक इस्चमिक समथिंग इन योर न्यूरोपैथी, समथिंग रिलेटेड टू न्यूरोपैथी, आई एम नॉट रिकॉलिंग द फुल फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम, बट आप NAOAN टाइप करेंगे, WHO का रिपोर्ट है, वो आपको पता चल जाएगा। इसको समझाने के लिए, देयर इज सडन लॉस ऑफ विजन, तो एक दिन आप उठेंगे और सडनली यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, यू विल लूज योर विजन, तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। चौथा, इंटेस्टाइनल पैरालिसिस, क्योंकि होता क्या है, आप कई बार आपको भूख ही नहीं लग रही, इसका मतलब जो खाना आपने खाया है उसके डाइजेशन प्रोसेस को वो इतना स्लो कर दे रहा है कि आपको भूख ही नहीं लग रही कि आप दूसरा मील लोगे, तो इवेंचुअली आप कैलोरी डेफिसिट में ही जा रहे हो। लेकिन जब आपका इंटेस्टाइनल पैरालिसिस का मतलब कि जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको इतना स्लो कर दिया जा रहा है एक्सटर्नल हेल्प से कि आपको भूख नहीं लग रही है, इवेंचुअली आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो मसल मूवमेंट है ना, वो अपनी मेमोरी लॉस करता चला जाएगा और ये फ्यूचर में जाके आपके डाइजेशन प्रोसेस की ऐसी तैसी कर देगा, ठीक है। सो कृपया करके इंजेक्शन, कोई भी शॉर्टकट तरीका, चाहे वो NX रूट वाइज सर्जरी हो, चाहे वो वेट लॉस ड्रग्स जैसे ओजेम्पिक, मोंजारो हो, चाहे वो कोई भी अनऑर्गेनिक तरीका जिससे आपको बोला जाता है कि इसको कर लो तो वेट लॉस हो जाएगा, उससे दूर भागिए। वेट लॉस करने का बहुत ऑर्गेनिक आसान तरीका है, और आसान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम लाइफ में इतने स्ट्रेस्ड हैं कि सारा का सारा कंफर्ट हमें खाने से चाहिए होता है, इसलिए हम वो कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते और अपने मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। सो द ईजिएस्ट थिंग दैट वी कैन लुक फॉर इज थिंग्स लाइक इंजेक्शंस, हर्बल शेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे यार इसको पी लो, इसको लगा लो, चिंता छोड़ो, लेकिन वो बाद में आपको प्रॉब्लम देगा। ओके, हेलो सर, क्या कोलाजन सप्लीमेंट लेना सही है और कितना लेना है और कब लेना है, और आप कोई अच्छा कोलाजन सप्लीमेंट बताइए। कोलाजन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, वो आपके ऐसा बोला जाता है, मैं पिछले 1 साल 1.5 साल से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कोलाजन सप्लीमेंट को, तो मैंने 1-2 क्लाइंट पे इसको ट्राई करने की कोशिश की है। देर इज़ नो हार्मफुल इफेक्ट, देर इज़ नो साइड इफेक्ट, बट देर इज़ नो बेनिफिट एज सच। क्यों नहीं बेनिफिट है इसका, एक्स्ट्रा बेनिफिट? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग कोई भी न्यूट्रिशनल डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, जैसे आप जंक फूड खाते हैं, आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, आप रात में देर से सोते हैं, आप वर्कआउट नहीं करते, तो इन सब को कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा कोलाजन सप्लीमेंट, ठीक है ना।
और अगर आप न्यूट्रिशनल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, अच्छा खाते हैं, अपने वेट को रेंज में रखते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, गुड क्वालिटी स्लीप कर रहे हैं, तो आपको कोलाजन सप्लीमेंट की एनीवेज ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अच्छा खाने लग जाएंगे, वर्कआउट करने लग जाएंगे, जिम जाने लग जाएंगे, तो स्किन क्वालिटी, बोन क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी जब पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो सप्लीमेंट आपके नेचुरल और गुड क्वालिटी लाइफ को इन्हांस कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तभी सप्लीमेंट लेने का फायदा है, अगर नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं। ठीक है सर, एक्सरसाइज करते टाइम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना कितना ज़रूरी है? शाइस्ता जी, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। क्योंकि होता क्या है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जब हम वर्कआउट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करते समय हम हमेशा, हमारी बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी पुल करती है रेजिस्टेंस को। जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं तो हमारे बॉडी में हूप टेंशन बनता है जिसको रिलीज करना होता है। ठीक है, अगर आप रिलीज नहीं करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस हैं, प्लस आप हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ब्रीद इन होगा जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट करेंगे, मतलब टूवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। और ब्रीद आउट करेंगे जब अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वो ज़रूरी है, और ये रिदमिक होना चाहिए जब आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो सर, कार्डियो में कौन कौन से एक्सरसाइजेज आते हैं? कार्डियो में वो सारी एक्सरसाइजेज आती हैं जिसको आप लंबे समय तक कर पाते हैं बिना थके या बिना बॉडी में लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन हुए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप वॉक कर रहे हैं, आप घंटों कर सकते हैं, दैट्स अ कार्डियो एक्टिविटी। आप स्विमिंग बहुत देर तक कर सकते हैं, अगेन अ कार्डियो एक्टिविटी। ठीक है, मैराथन बहुत लोगों के लिए कार्डियो एक्टिविटी है, आपके लिए हो सकती है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स जैसे जुम्बा है, दैट इज़ अगेन अ कार्डियो एक्टिविटी। एरोबिक लोग करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज, दैट इज़ अगेन अ कार्डियो एक्टिविटी। साइकिलिंग इज़ अ कार्डियो एक्टिविटी। ट्रेडमिल इज़ अ कार्डियो एक्टिविटी। इसके बाद फिर आपका क्रॉस ट्रेनर इज़ अ कार्डियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो आप लंबे समय तक करते रह जाते हैं वो कार्डियो एक्टिविटी है। सर, टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई सोल्यूशन है क्या? बच्चे को इंसुलिन देते हैं डेली 4 टाइम्स। ओके, सो टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब ये हुआ कि बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा। जब इंसुलिन नहीं बन रहा तो 2 शर्तें हो सकती हैं, एक तो आप इंसुलिन ऊपर से देंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और दूसरा ये कि खाना पीना इतने अच्छे और डिसिप्लिन तरीके से मैनेज हो कि बॉडी को इंसुलिन की उतनी ज़रूरत ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, इंसुलिन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप कुछ ऐसा खाते हैं जिससे ब्लड ग्लूकोज एकदम से स्पाइक करे या ब्लड ग्लूकोज बहुत तेज़ी से बढ़े। तो जब ब्लड ग्लूकोज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज को, जो ब्लड का थ्रेशहोल्ड है, उससे जब ऊपर ग्लूकोज हो जाता है तो इंसुलिन का काम है जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको उठा के मसल सेल्स, लिवर सेल्स और फैट सेल्स में डिपॉजिट कर दे। ठीक है, तो खाना इस तरह से डिसिप्लिन प्लान्ड हो कि आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे बढ़े। जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो इंसुलिन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंसुलिन फ्री हो सकते हैं। तो उस डिसिप्लिन के साथ अगर आप रह पाएँ और आप अपने बच्चे को रख पाएँ तो पॉसिबल है। मीरा शर्मा जी, सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ओके इन डायबिटीज़? इट इज़ 100% ओके, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, बट मेरे को फास्टिंग इटसेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट जिसको बहुत लोगों को संभल के करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर क्यों रहे हैं? यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, फास्टिंग कैन बी वेरी वेरी पावरफुल, एंड ये मैं सिर्फ डायबिटिक टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल सबके लिए बात कर रहा हूं कि फास्टिंग कैन बी वेरी वेरी पावरफुल, एट द सेम टाइम फास्टिंग कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है, अब पावरफुल और हार्मफुल किस केस में होता है? जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स मोड में जाती है, मतलब सेल्स अपने आप को रिजुविनेट कर रहे होते हैं, बॉडी फास्ट पेसिस पे अपने आप को रिकवर कर रही होती है। ठीक है, बॉडी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस चल रहे होते हैं। सो ये सारे काम आपकी बॉडी में होते हैं जब आप फास्ट कर रहे हैं, लेकिन तभी जब आपकी बॉडी में स्ट्रेसफुल हॉर्मोन्स नहीं हैं। ठीक है, अगर आप बहुत स्ट्रेस रहते हैं या आपकी बॉडी में स्ट्रेसफुल हार्मोन ज़्यादा हैं और आप फास्ट करेंगे तो फास्टिंग का बहुत ही खराब परिणाम होगा, वो आपको बहुत हार्मफुल इफेक्ट देगा। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जॉयफुल रहते हैं, जो पीसफुल हैं, लाइफ में खुश हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फास्टिंग जो है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। ठीक है, सो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फास्टिंग इज एनीवेज ओके इन एनी काइंड ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, आप आराम से रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पीसफुल हैं लाइफ में, देयर इज नो स्ट्रेस, देन द फास्टिंग विल बी वेरी वेरी पावरफुल।
बट वॉट आई नो इज अगर आपको डायबिटीज हुआ है, दैट itself इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर स्ट्रेस। डायबिटीज होता ही स्ट्रेस की वजह से है। तो जब आप लाइफ में इतने स्ट्रेस्ड हैं, देन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप फास्टिंग करें, बल्कि बेटर होगा कि हर 3-3 घंटे पर कुछ ना कुछ खाएं। दिस इज बेटर, एंड आई एम सेइंग नॉट बिकॉज ऑफ डायबिटीज बट बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। सो आपको कनेक्शन आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं आपको मना डायबिटीज की वजह से नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम योर हार्ट रेट इज हायर, योर जो आपका ब्रीदिंग है वो सुपरफिशियल है, शैलो ब्रीदिंग है, फास्ट ब्रीदिंग है, बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन है, और आप फास्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है। सर आप ऑनलाइन न्यूट्रिशन का कोर्स कराते हैं? अभी नहीं कराते हैं, अभी हमारे पास कोई कोर्स नहीं है जिससे आप एक कोच बन पाएँ। मेरा प्लानिंग 2026 जून से है that I am launching my holistic health training program, but as of now I am giving online nutrition program to people like you who want to work on their own health, ठीक है, चाहे weight, diabetes, hypertension etc. I do yoga and walk every day. So walking is good, not a problem, but योग में बहुत लोग प्राणायाम को योगा समझ लेते हैं। योगा एक बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो अगर आप योग में केवल प्राणायाम कर रहे हैं, योग में आसनास कर रहे हैं, ठीक है ना, आसन भी किस लेवल का कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को चैलेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट ऑल मैटर्स। द आइडिया इज कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपके मसल्स को चैलेंज करे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वो एक्टिविटी जो आप आराम से कर लेते हैं, डेली बेसिस पे कर लेते हैं, दैट बिकम्स अ फिजिकल एक्टिविटी फॉर योर बॉडी एंड नॉट एन एक्सरसाइज। सो यू नीड टू डू asanas which challenges your musculature, skeletal muscles, that becomes an exercise. So that is absolutely fine. 30 to 40 minutes home workout is okay? Question mark. Okay, so सबसे पहले होम वर्कआउट का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, और नहीं होने का कारण क्या है कि आपके पास प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है कि आप धीरे धीरे अपने वर्कआउट को चैलेंजिंग बनाएं। तो आप जब घर में वर्कआउट करते हैं तो कितने वेट्स आप लेके आ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा बहुत से ऐसे एक्सरसाइज मसल्स हैं जो छूट जाते हैं जब आप घर में वर्कआउट करते हैं, स्पेशली बैक एक्सरसाइजेस, क्योंकि बैक की पुलिंग मूवमेंट्स होती हैं। पुल करने के लिए हमारे पास बहुत कम होता है, हम हर मसल को टारगेट नहीं कर सकते। तीसरा कि जब आप घर में वर्कआउट करते हैं तो आप घर के माहौल में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं आते। मतलब कि जब हम वर्कआउट करने की बात करते हैं तो आपका दिमाग केवल वर्कआउट में होना चाहिए, और आप किसी चीज़ के बारे में ना सोच रहे हो, ना घर के बारे में, ना काम के बारे में, ना बच्चों के बारे में, कुछ नहीं, सिर्फ वर्कआउट। और ये चीज़ घर पे होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो वर्कआउट का मतलब 1 घंटा आपके लिए कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे माहौल है, जहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट है कि आपका पूरा फोकस लगे, जहाँ पे आपको बार बार कोई बुला ना रहा हो, जहाँ पे आपको चिंता ना लगी हो, अरे किचन में क्या गिर गया, अरे वहाँ बच्चा गिर गया, अरे इसको क्या हो गया, उसको क्या हो गया। तो आपका पूरा फोकस वर्कआउट पे नहीं रहता जब आप घर पे वर्कआउट करते हैं। चौथा, एक वर्कआउट का डिसिप्लिन होता है, ठीक है। अब घर पे जब है तो 1 घंटे में कर लेंगे, अच्छा ठीक है थोड़ी देर बात कर लेंगे, अच्छा ठीक है थोड़ी देर बात करेंगे, करते करते पूरा दिन निकल जाता है, हम वर्कआउट नहीं करते। तो जितने लोग होम वर्कआउट करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई सुपरविजन है, कोई इंस्ट्रक्टर है जो ऑनलाइन करा रहा है तो बात अलग है, क्योंकि टाइम फिक्स्ड होगा। बट अगर नहीं है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो आउट इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट विच गिव्स यू दैट एनवायरमेंट जहां पे आपका वर्कआउट करने में फोकस लगे और मन लगे। हैविंग सेड दैट, कुछ नहीं करने से कुछ करना बेटर है, तो ये चीज़ भी मैं बोलूँगा लास्ट में। ऐसा नहीं कि केवल डिसएडवांटेज ही है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई जिम नहीं है दूर दूर तक, कोई योगा स्टूडियो नहीं है दूर दूर तक, देन डेफिनेटली घर पे वर्कआउट करिए। बट अगर आप जा सकते हैं, आपके शहर में जिम है और आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, देन यू शुड गो। एब्डोमिनल फैट कैसे कम करें? प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, क्या करें समझा नहीं आता। ओके, सो एब्डोमिनल फैट कम करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, कैलोरी डेफिसिट डाइट। आप अपनी कैलोरी का रिक्वायरमेंट पता करिए कि आपकी बॉडी के कितने खर्चे हैं, उस खर्चे से कम बॉडी को इनकम दीजिए खाना, इसको कैलोरी डेफिसिट बोला जाता है। और इसके साथ मेक श्योर कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, चाहे योग आसन के फॉर्म में, हठ योगा कर रहे हो या जिम जाके वेट लिफ्ट कर रहे हो। इसके अलावा आपका न्यूट्रिशन ऑन द स्पॉट होना चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोटीन, गुड क्वालिटी फैट, एवरीथिंग, एंड गुड क्वालिटी स्लीप। ये चारों चीज़ें जब आप करेंगे और करते रहेंगे लंबे समय तक, तब आपको एब्डोमिनल फैट से छुटकारा मिलेगा, पहला। दूसरा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है
तो सबसे पहले ये आपको ट्राई करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि प्रोटीन किस फॉर्म में आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जो नेचुरल फूड है, जैसे दाल नहीं डाइजेस्ट हो रहा, राजमा नहीं डाइजेस्ट हो रहा, या वे प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो रहा, क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फिर उसको ब्रेक डाउन करके आप खा सकते हैं, छोटे छोटे पोर्शंस ले सकते हैं। ईजी प्रोटीन्स आते हैं जैसे वे प्रोटीन, अगर वो भी डाइजेस्ट नहीं करता तो प्लांट प्रोटीन। सो कई चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि क्या आप ले सकते हैं ताकि बॉडी को प्रोटीन मिल जाए। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान ऑन रखना है। सबसे पहला वाटर इनटेक, अगर आप प्रॉपर्ली वाटर इनटेक नहीं रख रहे तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको गैस बनेगा, आपको ब्लोटिंग होगा, आपको एसिडिटी होगी, सिर में दर्द होगा। ये सब प्रोटीन के साइड इफेक्ट हैं अगर आप उसके साथ पानी नहीं पी रहे तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है प्रोटीन के साथ। दूसरा, आप उतना वर्कआउट कर रहे हैं जितना आप प्रोटीन ले रहे हैं कि आप बिना नापे तौले प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन की भी एक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो, और ये 1.3, 1.4, 1.5 ग्राम्स के हिसाब से बढ़ते चला जाता है डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कितनी बॉडी रिकवर हो रही है, नहीं हो रही है, एक्सेट्रा। कपिल जी, हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद पाइल्स क्यों हो सकता है? पाइल्स होने का मतलब गट हेल्थ में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला चीज़ आपको वाटर इनटेक पे ध्यान देना है। वाटर, टू मच ऑफ वाटर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, टू लेस वाटर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, टू मच वाटर भी आपको डिहाइड्रेट करेगा, और अगर बहुत कम पानी पी रहे हैं तो भी डिहाइड्रेशन होगा ही होगा। ठीक है, सो एक आइडियलिस्टिक आइडिया दे रहा हूँ, 30 to 40 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट का वाटर इनटेक हो और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा नहीं कि याद आया तो आपने एक बार में 500 ml पानी पी लिया, आपको एक बार में 200-250 ml से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा है फाइबर। ठीक है, टू मच ऑफ फाइबर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, टू लेस फाइबर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो फाइबर इनटेक दिन भर में 35-40 ग्राम्स, जो नॉर्मली हम लोग को सब्जियों से मिल जाता है। सब्जी अगर हम खा रहे हैं ठीक ठाक 300-400 ग्राम दिन भर में, और एक दो फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हमारा जो फाइबर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है लगभग। इसके अलावा अगर आप फाइबर खा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तीसरा, जितने भी इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जितना ज़्यादा आप इस टाइप के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, वो आपके गट हेल्थ को प्रॉब्लम करता है, और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स होने की संभावना इन लोगों में ज़्यादा देखी गई है। सो अपने इमोशनल हेल्थ पे काम करिए। चौथा, स्लीप। अगर आप ढंग से नहीं सो रहे और जल्दी नहीं सो रहे तो गट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट अगर आप करेंगे तो वो वर्कआउट से लोगों को लगता है कि इसका पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन से क्या कनेक्शन है। देखिए, आपके इंटेस्टाइन में भी मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट मसल्स की वजह से होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके कोर मसल्स स्ट्रांग होते हैं, कोर मसल स्ट्रांग होते हैं, आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट में भी वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सो एक्सरसाइज का कनेक्शन केवल वेट लॉस से नहीं, एक्सरसाइज का कनेक्शन केवल आपके स्ट्रांग होने से नहीं, उसका कनेक्शन आपके हेल्दी गट हेल्थ से भी है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स किसी को है तो वो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। ओके, सो मीनाक्षी, कार्डियो इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर स्ट्रेंथ। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर करना है तो स्ट्रेंथ के बाद ही कार्डियो होगा, पहले कार्डियो नहीं होगा, या फिर दोनों अलग समय पर होंगे। कार्डियो सुबह, स्ट्रेंथ शाम में, या फिर कार्डियो शाम में, स्ट्रेंथ सुबह। ठीक है, तो अगर अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग समय पर ठीक है, फिर पहले बाद में कोई भी कर लीजिए। लेकिन अगर दोनों एक साथ कर रहे हैं तो पहले स्ट्रेंथ होगा और बाद में कार्डियो हमेशा। What type of cardio? Incline treadmill को शॉकर? Incline cardio is cardio। देखिए, why are you doing a particular activity, ये आपको अपने आप से पूछना है। इंक्लाइन ट्रेडमिल क्यों करना है आपको? क्योंकि जब आप इंक्लाइन ट्रेडमिल करेंगे तो आपके लोअर बैक पे भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, सो आप नॉर्मल ट्रेडमिल करिए। और ट्रेडमिल भी क्यों करना है, हमें तो ये थोड़ा सा समझ में कम आता है कि लोग जिम में पैसा दे क्यों रहे हैं जब आपको कार्डियो करना है। तो जिम में केवल स्ट्रेंथ के लिए पैसा दिया जाता है, कार्डियो तो आप बाहर पार्क में करिए, उससे अच्छा कार्डियो नहीं हो सकता है। ठीक है, बाहर पार्क में जाइए, दौड़िए, भागिए, वॉक करिए, सब करिए। ट्रेडमिल इज नॉट समथिंग दैट यू यूज फॉर योर डेली फिटनेस, क्योंकि ट्रेडमिल में जब आप वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें एक तो नेचुरल रेजिस्टेंस नहीं होता जो आपको बाहर मिलता है ग्राउंड पे। ठीक है, चाहे जैसा भी ग्राउंड हो। दूसरा, जब आप इंक्लाइन डिक्लाइन करने लगते हैं तो वो आपके पॉस्चर में भी प्रॉब्लम डालता है, अनटिल कोई है जो आपके पॉस्चर को देख रहा हो। पिंकी, सर मेरा हार्ट रेट 199 तक पहुंच जाता है ड्यूरिंग रनिंग। कोई खास बात नहीं है पिंकी जी, और जो हम लोग गैजेट यूज़ करते हैं वो इतने परफेक्ट नहीं, इतने सही नहीं जो आपको एग्जैक्ट बताते चले जाएं।
और हार्ट रेट अगर जहाँ तक जा रहा है उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली मैक्सिमम हार्ट रेट का कॉन्सेप्ट तो है 220 माइनस एज, उससे ऊपर हार्ट रेट नहीं जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, बहुत बहुत केसेस में चले जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। और इवेंचुअली आप एक समय पर ऐसा नहीं होगा कि यू विल बी आउट ऑफ ब्रेथ और आप दौड़ते रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जब आप आउट ऑफ ब्रेथ होंगे तो आप खुद पे ही रुकेंगे, अपना स्पीड स्लो डाउन करेंगे। सो दैट्स समथिंग विच कम्स नेचुरली, उसको वो सीखना नहीं पड़ता। क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है हार्ट रिलेटेड तो बिल्कुल इसमें संकोच मत करिए, हमेशा डॉक्टर से मिलिए अपना। और डॉक्टर से मिलने से पहले 2 दिन अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का, और फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, डॉक्टर ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करते, डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के केबिन में हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, उसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोला जाता है, तो फिर डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीट करता है। अगर आप पहले से लेकर जाएंगे अपना मॉनिटर 2-3 दिन का तो वो बेटर रहेगा। और उसके बाद अपने, अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा है, अपनी स्लीप क्वालिटी और अपने स्ट्रेस लेवल पे भी ध्यान दीजिए। एंड मेरा बीपी भी डाउन रहता है जब भी मैं चेक करती हूँ, बट मैं नॉर्मल फील करती हूँ, इसका क्या रीज़न है? मैं रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग योगा आसन करती हूँ, रेगुलर प्राणायाम नहीं करती हूँ, रेगुलर। ओके, सो जिन लोगों को भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन लोगों को प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए, और अच्छा है आप कर रही हैं तो। दूसरा, सबसे पहले आपकी बॉडी है जो आपको बताती है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और एवरीथिंग इज़ फाइन, तो अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखिए। कई बार क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर का मापदंड है जो हम लोग देखते हैं 120/80 का, ये एक जनरल लिया हुआ है। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका 120/80 नहीं रहता, जिनका 100/60 भी हमारे क्लाइंट हैं जो बहुत, मतलब मेरे पास 1.5 साल से हैं, 100/60 उनका ब्लड प्रेशर रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। शी गॉट प्रेग्नेंट ऑल्सो, अभी उसने बेबी डिलीवर किया है, अगेन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। सो आप अपनी फीलिंग पे देखिए, नॉट नेसेसरली कि जो आपको आपका गैजेट बता रहा है वो उसको सीरियसली लेना है। बट हैविंग सेड एवरीथिंग, सी अ डॉक्टर, नॉट अ प्रॉब्लम। डॉक्टर को दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चीज़ें और बेटर तरीके से समझ पाएंगी और कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे अगर दिमाग में कोई चीज़ चलता रहता है तो वो ज़्यादा खतरनाक है, तो इट्स बेटर कि आप जाके इसको क्लियर आउट कर लीजिए। ओके, मनी चौधरी, सर मेरा स्टमक फूला रहता है, गैस बनती है, प्लीज़ बताइए। स्टमक फूला रहता है और गैस बनती है, ब्लोटिंग एंड एसिडिटी, 4-5 चीज़ें ध्यान रखिए ब्लोटिंग और एसिडिटी के केस में। सबसे पहला, वाटर इनटेक, दिन भर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर इनटेक 40 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। दूसरा, फिक्स्ड मील टाइमिंग्स होंगे, ठीक है। अगर फिक्स्ड मील टाइमिंग्स नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी, एकदम फिक्स। 9 बजे ब्रेकफास्ट, 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच, 4 बजे नाश्ता और रात में 8 बजे खाना, जो भी आपको हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फिक्स्ड मील टाइमिंग। तीसरा, 70% से 80% स्टमक फुल होने तक खाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। चौथा, खाना खाने के इमीडिएट बाद, और फिलहाल अगर ब्लोटिंग और एसिडिटी है तो चाय कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए सिरे से, कम 2 महीने, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा कि यूज़ करना है कि नहीं, क्या पता आपको ऐसे बहुत अच्छा फील होने लग जाए, आप खुद ही छोड़ दें। 5वां है एक्सरसाइज ज़रूर करिए। छठा है स्लीप, ढंग से सोएंगे नहीं, गट रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। 7वां है कोई ऐसा फूड जो जिससे आप इनटॉलरेंट हो, वो पता लगाना ज़रूरी है। यानी कि आप नोटिस करिए कि कब कब क्या खाने के बाद आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग शुरू होती है, और फिर आपको नोटिस करना है कि क्या कोई खाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्ट नहीं हो रही, और फिर उसको रिमूव कर दीजिए आप अपने डाइट से फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। सो ये कुछ 7 चीज़ें मैंने आपको बताई ब्लोटिंग और एसिडिटी के लिए, इसका ध्यान रखिए, काफ़ी फायदा मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, द टाइम इज़ अप। मिलेंगे थर्सडे को। अभी हमारा कल संडे था, कल हमने वेबिनार किया था, काफ़ी लोग आए, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, डायबिटीज़, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, क्रेविंग्स। नेक्स्ट वेबिनार इज़ ऑन 14 सितंबर। लिंक बायो में दिया है, जिन लोगों को रजिस्टर करना है कर सकते हैं, 199 फ़ी है उसका। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों से, लाइव बातें होंगी उस दिन, जो लोग भी आना चाहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।